बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 15। स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट लेक्चर कर रहे हैं इस कोर्स का। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इस कोर्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में हमने इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ा है, सेकंड सेक्शन में हमने टाइम सीरीज के बारे में पढ़ा है। नाउ इन थर्ड लेक्चर वी आर स्टडिंग अबाउट वाइटल स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट, मैंने ये सारी कोशिश की है कि आपको बड़ी अच्छी तरह से अप्लाइड स्टैटिस्टिक का कोर्स समझ आ जाए, क्योंकि जो भी हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं इन सब टूल्स की प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन है। आपने वाइटल स्टैटिस्टिक्स जैसा कि पढ़ा है, तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स में हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब कुछ हमारी रियल लाइफ के बहुत करीब है, और वो सारा डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे डाटा कलेक्ट किया जाता है और इसको फिर प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट ऑब्जर्व फर्टिलिटी रेट्स, टोटल फर्टिलिटी रेट, reproduction rate and vital index. Now in today's lecture we will study about the examples of vital statistics. अब तक हमने vital statistics के बारे में जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं आज हम उन सब को रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि वाइटल स्टैटिस्टिक्स में समझने की सिर्फ एक बात की ज़रूरत है, और वो ये है कि फार्मूलाज किस तरह से जनरेट हो रहे हैं और फार्मूलाज दूसरे फार्मूलाज से किस तरह से डिफरेंट हैं। बाकी न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। डिफरेंट फार्मूलाज में हम डिफरेंट चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं। कभी हम क्रूड डेथ रेट फाइंड आउट कर रहे हैं, कभी क्रूड बर्थ रेट फाइंड आउट कर रहे हैं, कभी ए स्पेसिफिक डेथ रेट, ए स्पेसिफिक बर्थ रेट, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, स्टैंडर्डाइज्ड बर्थ रेट, मोर्टेलिटी रेट्स, रिप्रोडक्शन रेट्स, नेट रिप्रोडक्शन रेट्स, हमने ये सारी चीजें फाइंड आउट की हैं। नो इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल ऑल द एग्जांपल्स रिलेटेड टू वाइटल स्टैटिस्टिक्स। आइए स्टूडेंट, हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू कंप्यूट द क्रूड डेथ रेट्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ए एंड बी। अगर आप अपने जहन पे थोड़ा सा जोर डालें तो आपको पता चल जाएगा कि क्रूड डेथ रेट का क्या फॉर्मूला था। डेटा आपको गिवन है, एज ग्रुप्स भी आपको गिवन है 0 to 14 and then up to so on 75 to 89, डिस्ट्रिक्ट ए की पॉपुलेशन और डेथ्स, डिस्ट्रिक्ट बी की पॉपुलेशन और डेथ्स आपको टेबल में गिवन है। आपने जो सिर्फ फाइंड आउट करना है वो क्रूड डेथ रेट्स फाइंड आउट करने हैं फॉर डिस्ट्रिक्ट ए एंड बी। स्टूडेंट्स, ये देखें, क्रूड डेथ रेट फॉर डिस्ट्रिक्ट ए में हमारे पास डेथ्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ए एंड पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ए मल्टीप्लाई बाय 1000, ये इसका फॉर्मूला है। हमने डाटा एक्सेल में शिफ्ट कर लिया है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? इन सब का टोटल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कर लेते हैं। आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे सम का बटन प्रेस कर दें, इन सबको सेलेक्ट करके सम का बटन प्रेस करें तो आपके पास सम आ जाएगा। इसी तरह से और यहाँ पर भी पॉपुलेशन फॉर डिस्ट्रिक्ट ए के लिए सम कर दें तो आपके पास ये सम आ गए हैं। स्टूडेंट्स, अब हमने सम फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमने इसके फॉर्मूला में पुट करना है कि डेथ्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ए डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ए मल्टीप्लाई बाय 1000 हम करेंगे तो क्रूड डेथ रेट फॉर डिस्ट्रिक्ट ए फाइंड आउट हो जाएगा। डेथ्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ए का जब हमने सम किया है तो वो हमारे पास 67 आई है, डिवाइडेड बाय 6100 जो पॉपुलेशन आई है मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू 10.89 वो क्रूड डेथ रेट हमारे पास आया है फॉर डिस्ट्रिक्ट ए। इसी तरह से क्रूड डेथ रेट फॉर डिस्ट्रिक्ट बी हमने फाइंड आउट करना है। ये देखें, डिस्ट्रिक्ट बी में जो पॉपुलेशन का सम है वो ये है, और इसी तरह से डेथ्स 145 हैं।
145 डिवाइडेड बाय 5200 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 27.88, यानी कि क्रूड डेथ रेट फॉर डिस्ट्रिक्ट बी के लिए ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिस्ट्रिक्ट ए। जब आप इसकी टेबल को देखेंगे, ये देखें तो इसमें पॉपुलेशन देखें, ये 6100 है और ये 5200 है। पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट बी की कम है डिस्ट्रिक्ट ए की निस्बत, लेकिन जो डेथ्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट बी की ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू डिस्ट्रिक्ट ए। सो वी गेट द हायर crude death rate for district B as compared to district A. Now in the next example we have to compute the specific mortality rates from cancer per 1 lakh population from the following data. Population हमें given है different age groups के साथ, और death rates जो हुए हैं कैंसर की वजह से वो भी हमें given। अब हमने A specific death rate find out करना है। A specific death rate find out करने के लिए ए स्पेसिफिक डेथ रेट फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास डी आई है और ये हमारे पास पी आई है, यानी 79 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कर लेंगे 725,326 और मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इन सब कॉलम्स के लिए करना है। स्टूडेंट्स, हमने ए स्पेसिफिक डेथ रेट फाइंड आउट करना है। आपको पता है जो पॉपुलेशन है वो हमने 1 लाख में, इस तरह से ये वैल्यूज 1 लाख में गिवन है, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कर दिया है हर वैल्यू को। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 1000, डबल क्लिक करें तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ए स्पेसिफिक डेथ रेट आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपने नेक्स्ट एग्जांपल में क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट ए स्पेसिफिक डेथ रेट पर 1000 पर्सन्स ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा जो है वो अंडर 1 एज से स्टार्ट हो रहा है एंड देन 50 to 59 एज तक है। इसमें 1964 एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है एंड 1964 में जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन थी, इसमें जो डेथ्स थी वो हमारे पास गिवन है, थाउजेंड्स में ये गिवन है और इसी तरह से ये 100 में गिवन है। अब हम मुकम्मल डाटा जो है ये इसको लिख लेते हैं और हमने ए स्पेसिफिक डेथ रेट फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, बिल्कुल उसी तरह से अब आप फिर इसको थर्ड एग्जाम्पल को भी पेस्ट करें। ए स्पेसिफिक डेथ रेट आपने फाइंड आउट करना है। इसके लिए बहुत इजी है, आप इस कॉलम को इसके साथ डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 1000 करें, तो ये फर्स्ट अंडर एज की एज स्पेसिफिक डेथ रेट आ जाएगा। इसी तरह से 1 to 4 ईयर की एज के लिए then you can find the other values as well। अब आप इसको कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर लें। देखें ए स्पेसिफिक डेथ रेट आपके पास, ये सिर्फ आपने जो चीज़ नोट डाउन करनी है वो ये नोट डाउन करनी है कि इसका फार्मूला क्या है आपके पास, ठीक है। डी आई डिवाइडेड बाई पी आई, दिस इज द डी आई डिवाइडेड बाई पी आई, यानी डी आई डिवाइडेड बाई पी आई मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपके पास ये सारा का सारा कॉलम फाइंड आउट हो जाता है, जिससे हमें ए स्पेसिफिक डेथ रेट, जब हम ए स्पेसिफिक डेथ रेट की बात करें मींस कि हम स्पेसिफिक हैं फॉर द एज ऑफ 1 to 4, फॉर द एज ऑफ 10 to 19 और मे बी फॉर द एज ऑफ 30 to 13। अगर मैं ये कहती हूँ कि 30 to 39 ईयर्स के जो लोग हैं उनकी जो डेथ रेट्स हैं वो कितनी हैं अकॉर्डिंग टू दीज इंफॉर्मेशन, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड की गई हमें, तो हम ए स्पेसिफिक डेथ रेट फाइंड आउट करते हुए बता देंगे कि वो 6 है, ठीक है। इसी तरह से हर एक को अलग अलग हम डिफाइन कर सकते हैं कि ए स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर द एज ऑफ
5 to 19 is 6.08036 और मे बी वी कैन से 6 ओनली। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट जो कि हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको रिकॉल करवा रही हूँ और आपने इसकी प्रैक्टिस खुद से बहुत ज़्यादा करनी है ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें है कैलकुलेट द क्रूड एंड स्टैंडर्डाइज डेथ रेट्स ऑफ द लोकल पॉपुलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग डायरेक्ट मेथड। आपको पता है कि जब हमने स्टैंडर्डाइज डेथ रेट्स पढ़े थे तो उसमें हमने दो मेथड पढ़े थे, एक तो डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, एक तो इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा था। स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन देखें हमें डेटा में गिवन है, एज ग्रुप्स भी हमें गिवन है, नंबर ऑफ डेथ्स, लोकल पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ डेथ्स। नंबर ऑफ डेथ्स फॉर द स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन ये हमारे पास गिवन है और इसी तरह लोकल पॉपुलेशन की नंबर ऑफ डेथ्स ये हमें गिवन है। अब हमने CDR फॉर लोकल पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है और एक्सेल पे ले जाते हैं। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका सम कर लेते हैं। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का सम करेंगे, ये सम को क्लिक कर दें, इसी तरह से सम क्लिक कर दें। ठीक है, सबको इकट्ठा आपने सेलेक्ट किया और ये सम का बटन है, इसको कर दिया सम। अदरवाइज एक कॉलम को सेलेक्ट किया, इक्वल सम ब्रैकेट और फिर इसको सारी वैल्यूज एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तब भी सम आपके पास आ जाएगा वैल्यूज का। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने D/P मल्टीप्लाई बाय 1000 फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये है D डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, क्रूड डेथ रेट फॉर लोकल पॉपुलेशन। (13.4) आपके पास आ गई है। नेक्स्ट हमने स्टैंडर्डाइज डेथ रेट फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट आप ये देखें, ये जो हमारे पास है स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन, इसको हम कैपिटल PIB कहेंगे और इसी तरह जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं फॉर स्टैंडर्डाइज DI कहेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज हैं, और लोकल पॉपुलेशन को हम यहाँ पे स्मॉल PI के साथ और नंबर ऑफ डेथ्स को स्मॉल DI के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि स्टैंडर्डाइज डेथ रेट। आपको पता है स्टैंडर्डाइज डेथ रेट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंप्यूट द एक्सपेक्टेड डेथ रेट। एक्सपेक्टेड डेथ रेट को हम इस तरह से कह सकते हैं कि उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है सम ऑफ DI/PI मल्टीप्लाई बाय PI। ठीक है, ये हमारे पास यानी कि एक्सपेक्टेड डेथ रेट हम फाइंड आउट कर लेते हैं, डेट इज इक्वल टू DI जो पॉपुलेशन की है, लोकल पॉपुलेशन की, डिवाइडेड बाय PI मल्टीप्लाई बाय कैपिटल PI यानी कि स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन। और इसी तरह से ये हमने डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए फाइंड आउट कर ली है। अब हमने इसका सम फाइंड आउट करना है। सम इसका हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसका सम फाइंड आउट करके हम यहाँ पे लिख देते हैं 70 आया हमारे पास, और जो स्टैंडर्डाइज डेथ रेट है उसका जो फॉर्मूला है वो है कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम लोग कर रहे होते हैं कि DI/PI मल्टीप्लाई बाय कैपिटल PI डिवाइडेड बाय सम ऑफ PI। सम ऑफ PI से हमने इसको डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स, पहले आप प्रेस करेंगे, देन ये डिवाइडेड बाय सम ऑफ PI मल्टीप्लाई बाय 1000।
तो आपके पास आंसर आ गया 14 पर 1000 के हिसाब से स्टैंडर्डाइज डेथ रेट आपने फाइंड आउट कर ली है। यानी हमारे पास क्रूड डेथ रेट जो है वो 13.4 आई है, एक्सपेक्टेड डेथ रेट हमारे पास 70 आई है और स्टैंडर्डाइज डेथ रेट हमारे पास 14 आई है। लोकल पॉपुलेशन के लिए जो नंबर ऑफ डेथ्स का टोटल था वो हमारे पास आया था 67 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू 13.4। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट में ये है हमारे पास एक्सपेक्टेड डेथ रेट, यानी DI ओवर PI मल्टीप्लाई बाय PI। ये हमारे पास कैपिटल PI है। जो एक्सपेक्टेड डेथ रेट इन स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन हमने फाइंड आउट किया है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो अभी अभी हमने एक्सेल में किया है कॉलम फाइंड आउट। देन जो हमने उसका सम फाइंड आउट किया था वो 70 आया था और उसका जो टोटल सम था वो 5000 था। और हमारे पास आंसर आया था 14 पर 1000, क्योंकि पर 1000 के हिसाब से ये वाली पॉपुलेशन आपको गिवन थी। Now we have to calculate the standardized death rate by direct method from the following data. Standardized death rate ही find out करनी है। Give total of registered deaths in locality is 30। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि रजिस्टर्ड डेथ्स इन लोकेलिटी इज 338, जो कि रजिस्टर्ड थी। स्टूडेंट स्टैंडर्डाइज डेथ रेट फाइंड आउट करने के लिए हमें सम ऑफ DI डिवाइडेड बाय सम ऑफ DI, ये जो कैपिटल है ये स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन है तो हम यहाँ पे कैपिटल PI लिखेंगे, इसी तरह DI लिखेंगे। लोकेलिटी के लिए है तो स्मॉल आ गया PI और एक्सपेक्टेड डेथ रेट्स जो हैं वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और अगर जब लोकेलिटी डेथ्स होंगी तो वो हमें DI से हम डिनोट कर रहे होंगे। अब हमने एक्सपेक्टेड डेथ रेट्स फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे पास ये है कि हमने स्टैंडर्डाइज डेथ्स को स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करके लोकेलिटी पॉपुलेशन के साथ मल्टीप्लाई करके ये कॉलम फाइंड आउट करना है। आइए इसको भी एक्सेल पे कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड डेथ रेट का जो फॉर्मूला है DI ओवर PI, यानी ये हमारे पास DI है और इसी तरह से ये हमारे पास स्मॉल PI है जो कि लोकेलिटी की पॉपुलेशन है। अब हमने क्या करना है कि DI डिवाइडेड बाय PI मल्टीप्लाई बाय लोकेलिटी पॉपुलेशन, और ये आपके पास आ जाएगा फॉर द एज ऑफ 0 to 1 एंड देन यू कैन आल्सो फाइंड द अदर वैल्यूज एज वेल। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, जब हमने एक्सपेक्टेड डेथ रेट फाइंड आउट कर लिया है इसको सम करने इसी वैल्यूज को। अब हमने क्रूड डेथ रेट फॉर स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन के लिए फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि क्रूड डेथ रेट का क्या फॉर्मूला है। क्रूड डेथ रेट इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास कि हम करते हैं DI डिवाइडेड बाय PI मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। हम स्टैंडर्डाइज डेथ रेट फाइंड आउट कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज डेथ रेट फाइंड आउट कर रहे हैं बाय द डायरेक्ट मेथड। उसमें इक्वल क्या आता है, अब हमारे पास सम ऑफ DI आता है कि सम ऑफ DI क्या है हमारे पास, देन डिवाइडेड बाय। स्टूडेंट्स, अब स्टैंडर्डाइज डेथ रेट को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नीड सम ऑफ DI। सम ऑफ DI हमारे पास क्या है, आपने ये क्वेश्चन में आपको गिवन था कि जो रजिस्टर्ड डेथ्स हैं फॉर द लोकेलिटी इज गिवन
as 338. ठीक है, सो सम ऑफ DI इज 338. इक्वल्स प्रेस करें, 338 डिवाइडेड बाय सम ऑफ DI ओवर, यानी कि जो हमारे पास एक्सपेक्टेड डेथ रेट का सम निकला है वो मल्टीप्लाई बाय क्रूड डेथ रेट, तो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट आ जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू 32.95036113. स्टूडेंट्स ये देखें, एक्सपेक्टेड डेथ रेट बाय यूजिंग दिस फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया है और इसका जो सम आया है यानी कि सम ऑफ DI ओवर PI मल्टीप्लाई बाय PI वो इक्वल्स टू हमारे पास आया है 122.74. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द क्रूड डेथ रेट. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, क्रूड डेथ रेट फॉर द स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन आपने फाइंड आउट करनी है. तो कैपिटल DI ओवर PI मल्टीप्लाई बाय 1000, आपके पास ये आंसर आ जाता है. आप इसको D और P ही कहेंगे, आप इसके साथ I नहीं लिखेंगे, इसलिए क्योंकि आप जो है वो क्रूड डेथ रेट फाइंड आउट कर रहे हैं, ओवरऑल फाइंड आउट कर रहे हैं सबके लिए. तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11.965. और आपको पता है कि सम ऑफ DI जो है हमें क्वेश्चन में गिवन था, डेट इज 338. नाउ वी पुट द वैल्यूज इन द अबव फॉर्मूला. 338 डिवाइडेड बाय जो हमने एक्सपेक्टेड डेथ रेट फाइंड आउट किया था और उसका सम फाइंड आउट किया था, डेट इज इक्वल्स टू 122.74 मल्टीप्लाई बाय क्रूड डेथ रेट 11.965. ये सारा काम अभी हमने एक्सेल पे किया है और मैंने आपको इसलिए एक्सेल पे करके बताया है ताकि एग्जाम में आपको बहुत आसानी रहे. अब आप इस तरह इसका सबको कैलकुलेट करके इसका आंसर लिख लें. डेट्स कम्स आउट टू बी 32.323. स्टूडेंट ये देखें, इस एग्जाम्पल में जैसे ही आपने इस एग्जाम्पल को देखा होगा तो आपको एक हॉरर क्रिएट हो गया होगा कि इतनी सारी वैल्यूज, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, अब हम किस तरह से चलेंगे और क्या काम करना है. कोई परेशानी वाली बात नहीं है. आपने सिर्फ जो भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है या जिस भी क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को आपने सॉल्व करना है, आप उसको पढ़ें और समझें कि फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कहा गया है और सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहा गया है. उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करना शुरू. इन दिस एग्जाम्पल, कैलकुलेट द स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट्स फॉर डिस्ट्रिक्ट A टेकिंग द पॉपुलेशन ऑफ द प्रोविंस एज स्टैंडर्ड फॉर द फॉलोइंग डाटा यूजिंग. जो हमने स्टैंडर्ड पॉपुलेशन लेनी है वो हमने प्रोविंस की लेनी है. ठीक है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, ये कैपिटल PI है और इसी तरह कैपिटल DI है एंड पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट A जो है वो स्मॉल PI है और ये स्मॉल DI है. आगे इसमें हमें मेल और फीमेल्स 2 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर लिया गया है, मेल और फीमेल्स में, फॉर स्टैंडर्डाइज के लिए, पॉपुलेशन के लिए एंड फॉर स्टैंडर्डाइज डेथ के लिए, और इसी तरह से फॉर डिस्ट्रिक्ट A एंड फॉर डिस्ट्रिक्ट, दैट्स फॉर डिस्ट्रिक्ट A. ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन हमें जर्नल नहीं गिवन है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही गिवन होते हैं. जैसे हमने कहा कि इतनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में जाहिर है मेल और फीमेल दोनों ही हैं. अब हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं और कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं. अब इसके अकॉर्डिंगली हमने स्टैंडर्डाइज डेथ रेट फाइंड आउट करनी है फॉर डिस्ट्रिक्ट A बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड and then we will use the indirect method. देखिए, इसके फार्मूले आपके बिल्कुल जहन में होने चाहिए. देखिए स्टूडेंट्स, आपने इस फार्मूले को समझना है और इसके अकॉर्डिंगली आपने कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करके इसको फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस कॉलम की जरूरत है, ये जो एक्सपेक्टेड आपके पास आ रहा है ना, एक्सपेक्टेड डेथ रेट्स, ये है ना फॉर मेल्स एंड एक्सपेक्टेड डेथ रेट्स फॉर फीमेल्स, इसको आप कह सकते हैं ना, ये है. और उसके बाद ये टोटल जो हमारे पास मेल की है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन और टोटल फीमेल्स की स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है, इन दोनों को सम करके, इन दोनों का सम करके फिर सम किया गया है. यानी कि ये हम पहले कॉलम्स में फाइंड आउट करेंगे इन्हें और इस तरह से ये डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे. इसी तरह से इनडायरेक्ट फॉर्मूले का जो फॉर्मूला चेंज है, इसमें जैसे कैपिटल D आ रहा है तो आपको समझ आना चाहिए दिस इज फॉर स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन और स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट एंड दिस इज फॉर द डिस्ट्रिक्ट A. ठीक है, इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं.
अब हमें ज़रूरत है कि हम एक टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है, जिसमें एक्सपेक्टेड डेथ रेट इन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेड डेथ रेट इन डिस्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेथ इन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन प्रोविंस, इसके लिए हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, मेल और फीमेल्स के लिए। स्टूडेंट ये देखें, हमने सारे फॉर्मूले भी साथ साथ लिख लिए हैं ताकि बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। जब आप भी काम करना स्टार्ट करें तो बिल्कुल इसी तरह से फार्मूला को भी ऊपर लिख लें या अपने रफ पेज पे लिख लें कि अब आपने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डी करना है डिवाइडेड बाय PIM मल्टीप्लाई बाय PIM, यानी इसमें आप ये करें इक्वल्स, आपके पास पता है आपको ये स्टैंडर्डाइज है और इसी तरह से ये आपके पास जो है वो गिवन है फॉर डिस्ट्रिक्ट A एंड डिस्ट्रिक्ट B। DIM क्या होगा, आपके पास M है, इस मीन मेल का है, ये फीमेल्स ये मेल, फीमेल मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन, मेल डेथ फीमेल डेथ, यानी डिस्ट्रिक्ट A के लिए आपके पास यहाँ पर आएगा DIM, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्मॉल PIM है, स्मॉल PM मल्टीप्लाई बाय कैपिटल PIM, पॉपुलेशन के लिए है। एंटर प्रेस करें तो ये आपके पास आ जाएगा फॉर द एज ऑफ 0 to 1। इसी तरह से आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट एजेस के लिए आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, अब आपने ये फाइंड आउट करना है कि DIF डिवाइडेड बाय PIF फॉर फीमेल पॉपुलेशन इक्वल्स DIM डिवाइडेड बाय PIF मल्टीप्लाई बाय फीमेल पॉपुलेशन। एंटर प्रेस करें तो ये आपके पास आ जाता है, डबल क्लिक करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, सही है। इसी तरह से अब हमने क्या करना है कि कैपिटल DIM करना है, एक्सपेक्टेड डेथ्स हैं इन डिस्ट्रिक्ट A ऑन द बेसिस ऑफ डेथ्स इन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, इसलिए कैपिटल DI, आपको पता है ये कैपिटल DI है, DIM करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल PIM मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट A की है PIM आपके पास क्या है, ये मेल्स की पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रिक्ट A के लिए। एंटर प्रेस करें, ये आपके पास आ जाएगी, डबल क्लिक करें और सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएंगी, वैल्यूज फॉर डिस्ट्रिक्ट A, ठीक है जी। अब इसी तरह से आपने क्या करना है, DIF कैपिटल DIF किसको कहेंगे, ये है हमारे पास कैपिटल DIF डिवाइडेड बाय कैपिटल PIF मल्टीप्लाई बाय स्मॉल PIF ये है हमारे पास, ठीक है जी। एंटर प्रेस किया और आपके पास ये वैल्यू आ गई, इस पर डबल क्लिक करें, आप इस फार्मूले को उठा के यहाँ पे रख लें और क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस थोड़ी क्रिएट हो रही है, वैल्यू समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। ये आपके पास एक टेबल आ गया, अब आप इस सब का सम कर लें, सम करके ये टोटल सम की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, ठीक है। अब आपने इन वैल्यूज को फॉर्मूलाज में पुट करना है। ये देखें स्टूडेंट्स, सारी अभी जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं उनको मैंने यहाँ फॉर्मूलाज में पुट कर दिया है और फॉर्मूलाज में पुट करने के बाद ये आंसर आपके पास आ जाता है। इसी तरह इनडायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्डाइज डेथ रेट को फाइंड आउट करेंगे और उसके फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज को पुट अप करके ये आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे।
स्टूडेंट सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। अगर डाटा आपके पास इतना हैवी आ जाता है, वैसे तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, एग्ज़ाम में आपको उतना ही क्वेश्चन आता है जितने के आपके मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं। यानी अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू सॉल्व विद इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स के अकॉर्डिंगली ही आपको वो क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि 10 मिनट्स में सॉल्व हो रहा हो। लेकिन आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर थोड़े से डाटा के साथ ये सारा कुछ फाइंड आउट करना आ जाए कि मेल्स और फीमेल्स हैं और स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट या इनडायरेक्ट मेथड से और डायरेक्ट मेथड से आपने सॉल्व करना है, तो आप अच्छी तरह से उसको परफॉर्म कर सकें। स्टूडेंट्स, आइए अब हमने लेक्चर नंबर 14 में जो सारा टॉपिक पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 14 में हमने जनरल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट और नेट रिप्रोडक्शन रेट के बारे में पढ़ा था बड़ी डिटेल से। वहाँ मैंने आपको सारे फार्मूलाज और सब कुछ एक्सेल पे करके दिखाया था कि किस तरह से आप इन सब चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में भी आपको डिफरेंट एज ग्रुप्स गिवन हैं, 15 to 19 अप टू सो ऑन 45 to 49 ईयर्स के एज ग्रुप्स गिवन है, फीमेल पॉपुलेशन गिवन है, नंबर ऑफ बर्ड्स और सर्वाइवल रेशियो आपके पास गिवन है। डाटा को हम एक्सेल पे शिफ्ट कर लेते हैं। देखें, मैंने डाटा को एक्सेल पे शिफ्ट कर लिया है जिसमें हमारे पास फीमेल पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ बर्ड्स हैं और सर्वाइवल रेशियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड आउट करना है जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है? जनरल फर्टिलिटी रेट हमारे पास होता है नंबर ऑफ बर्ड्स डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। आप इन सब को टोटल कर लें। सबको सेलेक्ट किया, सम का बटन प्रेस किया तो ये आपके पास टोटल आ गया है। जनरल फर्टिलिटी रेट इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा? नंबर ऑफ बर्ड्स डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। आपके पास 53.97180.724 आ गया। दैट इज जनरल फर्टिलिटी रेट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। आपको पता है कि टोटल फर्टिलिटी रेट हमारे पास होता है 5 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ BI ओवर PIF मल्टीप्लाई बाय 1000। यानी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है। कॉलम में आपने क्या करना है कि आपने BI डिवाइडेड बाय PF मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है। यानी आप ऐसा करें कि ये और ये फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000 आपके पास आ गया, ये ठीक है। और डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए इसी तरह से आप फाइंड आउट कर लें। आपके पास यहाँ पे जो टोटल आएगा इसको सम करके सम ऑफ दिस कॉलम 413.94 है इसका सम, ठीक है। यहाँ लिखें आप इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ दिस कॉलम। आपके पास जो टोटल फर्टिलिटी रेट आया वो 2069.736879 आया, ठीक है जी। नो यू हैव टू फाइंड ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आप ये करते हैं कि आप BI डिवाइडेड बाय PF फाइंड आउट कर लेते हैं, ये वाला कॉलम। अब आपने मल्टीप्लाई बाय 1000 नहीं करना, यानी दिस डिवाइडेड बाय दिस, एंटर प्रेस करें। इसी तरह से फॉर द एज ऑफ 20 to 24 आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर को रखें। जब आपके पास ये प्लस का सिंबल बन जाए
तो डबल क्लिक करें, आपके पास ये सारा कॉलम आ जाएगा। अब आप इसका सम फाइंड आउट कर लें और इसका सम आपके पास आ गया है 0.41395। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम इक्वल्स टू 2.0697368। नाउ द लास्ट थिंग इज नेट रिप्रोडक्शन रेट। नेट रिप्रोडक्शन रेट के लिए आप क्या करते हैं कि आपको पता है कि उसके लिए एक हमें कॉलम फाइंड आउट करना पड़ता है, इसमें हम BI यानी कि ये जो हमने फाइंड आउट किया है कॉलम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर्वाइवल रेट के साथ, यानी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और ये सारी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर देंगे। इनका सम अप करें इनको, तो ये आपके पास आ जाएगा सम 0.3037। नो according to formula 5 multiplied by sum of BI over PI multiplied by probability of survival equals to किसके आया है 0.3037 के। तो नेट रिप्रोडक्शन रेट आपके पास क्या आ गया 1.5185। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना आसान है एक्सेल पे सब चीज़ों को सॉल्व करना, सिर्फ फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। और इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है कि आप एक्सेल में करें, आप अपने फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस भी इसी तरह से करें। ये आपके पास रिजल्ट्स आ गए हैं। आफ्टर पुटिंग ऑल दिस रिजल्ट वी गेट द स्लाइड्स एज, आप देख सकते हैं कि मैंने स्लाइड्स से ये रिजल्ट्स इधर लिख दिए हैं कि हमारे पास यही रिजल्ट आया था जनरल फर्टिलिटी रेट का। इसी तरह से ये हमने एक कॉलम जो है वहाँ कंस्ट्रक्ट किया था एक्सेल पे, और उसका जो टोटल आया था वो ये वाली वैल्यू थी उसकी टोटल। उस टोटल को आपने सम करके, ये देखें ये सम हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया टोटल फर्टिलिटी रेट का। देन ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट के लिए ये वाला कॉलम हमने कंस्ट्रक्ट किया था, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लें और इस तरह से ये कॉलम बन जाएगा। और इसी तरह से 5 से जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास ये ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट आ जाएगा। नेट रिप्रोडक्शन रेट के लिए जो आपके पास ये सर्वाइवल रेट था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने इस कॉलम के साथ, जो कि ऑलरेडी आप ये कॉलम फाइंड आउट कर चुके थे। देन आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास नेट रिप्रोडक्शन रेट 1.519 आ जाएगा। स्टूडेंट, ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में बहुत आसान है, सिर्फ इसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है। एक तो आप फार्मूलाज की प्रैक्टिस करें, दूसरा आप ये चीज़ें समझें कि ये हमारी अप्लाइड साइड पे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वहाँ पे सब जगहों पे ये टूल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। जैसा आप ये देखें कि हमने जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स में थीम पढ़ा है वो हमें बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव है, हमारे लिए किसी भी कंट्री के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है कि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं, नंबर ऑफ बर्थ्स हैं, अगर उनका नहीं आपको पता तो कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एक्सीड होने से हमारे ज़ाहिर वसाइल जो हैं उतने ही रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर हमें ये सर्विस के थ्रू नहीं पता चलेगा कि डेथ्स अगर किसी खास एरिया में ज़्यादा हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, उसकी क्या रीज़न्स हैं। जब हम रीजंस फाइंड आउट करेंगे, जब हमारे पास ये डाटा होगा तो हम रीजंस फाइंड आउट करेंगे ना कि नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं वो एक्सीड हो रही हैं से मुल्तान में या लाहौर में, तो उसकी क्या रीज़न है। क्या वो किसी खास एज ग्रुप के लिए है, क्या वो किसी खास डिजीज की वजह से है, या इसके अलावा क्या वो बहुत सारे और रीजंस जो हैं वो हम सर्च आउट कर सकते हैं। इन सारी के सारे डाटा से हम बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं इकोनॉमिकली देख सकते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो किस तरह से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है या अंडर डेवलप है। सारी चीज़ें हम लोग वाइटल स्टैटिस्टिक्स से हेल्प लेते हैं।
बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, इसको गौर से आप पढ़ें और इसको समझें, क्योंकि चीज़ें जो कि आपकी रियल लाइफ से बहुत करीब होती हैं, इंटरेस्ट भी आपको उन्हीं चीज़ों में होता है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इन फार्मूलाज को 2-3 दफ़ा जब हाथ से कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब हम ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट द कोर्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने इस कोर्स को 3 सेक्शंस में पढ़ा है। फर्स्ट सेक्शन में हमने इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ा है, देन सेकंड सेक्शन में हमने टाइम सीरीज पढ़ा है, एंड इन द थर्ड सेक्शन वी स्टडीड अबाउट द वाइटल स्टैटिस्टिक्स। मैं ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि हमने इंडेक्स नंबर को किस तरह से डिफाइन किया था और किस तरह से पढ़ा था, ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। इंडेक्स नंबर इज एन इकोनॉमिक डाटा रिफ्लेक्टिंग प्राइस और क्वांटिटी कंपेयर्ड विद अ स्टैंडर्ड और बेस पीरियड। ठीक है, आपने इंडेक्स नंबर के बारे में जितना भी पढ़ा था तो आपको पता था कि हम वहां पे एक बेस ईयर को लेते हुए करंट ईयर के प्राइजेस को कंपेयर करके बता रहे थे कि अब जो हैं वो प्राइजेस हाई हो रही हैं या लो हो रही हैं, क्या क्वांटिटीज के बढ़ने से प्राइजेस पे फर्क पड़ रहा है या क्वांटिटीज को किस तरह से चेंज किया जा रहा है। इंडेक्स नंबर को जब हमने पढ़ा था, हमने बहुत सारे टूल्स पढ़े थे, बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़े थे, बहुत सारी टेक्निक्स आगे जो इंडेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए यूज होती हैं वो हमने पढ़ी थी। इसी तरह से जब टाइम सीरीज को अगर डिफाइन किया जाए तो टाइम सीरीज क्या है? टाइम सीरीज हम ये कहते हैं कि टाइम सीरीज को हम स्टोकास्टिक प्रोसेस भी कहते हैं। Time series is also called a stochastic process and it is a sequence of observations over time. हम लोग टाइम के अकॉर्डिंगली जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आती हैं उनको डील कर रहे होते हैं। टाइम सीरीज का हमें फायदा ये है कि हम टाइम सीरीज में फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर में हम प्रिडिक्शन करते हैं, हम अगली किसी वैल्यूज के बारे में बता सकते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। यानी अगर हमारे पास 2014 तक की ऑब्जर्वेशंस हैं, 2015 और 16 के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन फोरकास्टिंग जब हम टाइम सीरीज में करते हैं, वी आर यूजिंग द डिफरेंट टूल्स एंड डिफरेंट मॉडल्स फॉर फोरकास्टिंग द टाइम सीरीज, जो कि टाइम सीरीज की इन एक्चुअल स्ट्रेंथ ही टाइम सीरीज की वो है। हम हायर लेवल पे इन सारे मॉडल्स को यूज करते हैं और हायर लेवल पर ही टाइम सीरीज की जो अप्लाइड साइड है उसके बारे में आप डिफाइन कर सकते होते हैं। इस लेवल पे, जिस लेवल पे मैंने आपको पढ़ाया है, ये टाइम सीरीज की बेस है, बट दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन रेड अबाउट द वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो सिंपली हम डिफाइन करेंगे तो किस तरह से कहेंगे कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स, डेथ्स, मैरिजेस, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस। इस तरह का जितना भी डाटा है जो कि ऑफिशियली प्रोवाइड किया जाता है वो किस में डील होता है? वाइटल स्टैटिस्टिक्स में। और वाइटल स्टैटिस्टिक्स किसी भी गवर्नमेंट में आप ये देखते हैं कि पंजाब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसी तरह से फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स या अमेरिकन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये सारे जो इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सारा डाटा मौजूद होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा जो टाइम सीरीज के बारे में और इंडेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी। वो इस तरह से है कि आपको पता है कि हमारी जो बेस है वो किस चीज़ पर होती है कि हम लोग जो हमारे पास डाटा है उस डाटा को देखते हुए एक तो ये देखते हैं कि पिछलों से इसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, दूसरा ये हम करते हैं कि प्रिडिक्शन करते हैं उसके मुताबिक कि क्या नेक्स्ट क्या रहेगा। जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो हम डाटा को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, एक पार्ट हमारे पास जो होता है वो डाटा में आने वाला पार्ट होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक पार्ट है। और दूसरा पार्ट जो हमारे पास होता है उसको हम स्टोकास्टिक पार्ट कहते हैं। स्टूडेंट, अब आप ये देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा किस तरह से कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन बनेगा, डिटर्मिनिस्टिक जो फंक्शन बनेगा वो किस तरह का बनेगा? क्वेश्चनियर्स जो हैं के थ्रू क्वेश्चंस पूछेंगे। जब हम क्वेश्चंस पूछेंगे तो मींस वी आर कलेक्टिंग डाटा
अब मैंने आपको बता दिया है कि जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो इट्स मीन्स क्या है कि हम या एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड एडजस्ट डाटा। जब हम ये काम करेंगे तो हम किसकी तरफ जा रहे होंगे? हम डिटर्मिनिस्टिक पार्ट की तरफ जा रहे हैं जब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। डिटर्मिनिस्टिक पार्ट हमें क्या बताता है? डिटर्मिनिस्टिक पार्ट हमें ये बताता है कि हमारे जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ी थी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसमें आप क्या पढ़ते हैं कि डाटा क्या है, डाटा की एवरेज फाइंड आउट करें तो वो क्या है। इसके अलावा हमने एवरेजेस में बहुत सारे टूल्स पढ़े हुए हैं, मीन, मीडियन, मोड, इस तरह के, यानी कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन डाटा से मिलेगी, यहाँ हम रिग्रेशन अप्लाई करके जो एक लाइन फाइंड आउट करते हैं या ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं, वो हमें डिटर्मिनिस्टिक पार्ट से पता चल जाता है। सही। नेक्स्ट जो है, हम जब सिमुलेट कर रहे होते हैं पैटर्न्स को, हम सिमुलेट कर रहे होते हैं पैटर्न्स को, तो मीन्स कि हम किस तरफ जा रहे होंगे? हम स्टोकास्टिक पार्ट की तरफ जा रहे होंगे एंड स्टोकास्टिक पार्ट इज रिलेटेड टू टाइम सीरीज। हमने इस चीज को नोट रखना है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम टाइम सीरीज अप्लाई करें, तो मीन्स के जो डिटर्मिनिस्टिक पार्ट है उसमें जो ट्रेंड और सीजनैलिटी है उसको रिमूव करने के बाद ही हम कर सकते हैं टाइम सीरीज को यूज। अब ये देखें कि डिटर्मिनिस्टिक पार्ट जो है उसको हम किस तरह से कह सकते हैं कि दिस वाज फ्रॉम ऑब्जर्वेबल डाटा। और ये किसको करेगा? डिटर्मिनिस्टिक पार्ट रिग्रेशन अप्रोच को यूज करता है। जब हम स्टोकास्टिक पार्ट के लिए कहते हैं तो स्टोकास्टिक पार्ट क्या है? दिस इज रेलेवेंट पार्ट फ्रॉम टाइम सीरीज। जब हम टाइम सीरीज की बात करते हैं और स्टोकास्टिक पार्ट की बात करते हैं, तो हमें ये पता है कि हम टाइम सीरीज में जो ट्रेंड और डी सीजनलाइज करते हैं डाटा को, या डी ट्रेंड करते हैं डाटा को, उसके बाद हम टाइम सीरीज अप्लाई करते हैं। और टाइम सीरीज को ये फाइंड आउट करने के लिए कि फोरकास्टिंग को जब हम अप्लाई करते हैं तो हम डिफरेंट जो है वो मॉडल्स यूज करते हैं, और उन मॉडल्स में बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे कि हम लोएस्ट लॉग लाइक्लीहुड मॉडल यूज करते हैं। ये मॉडल हायर लेवल पे यूज किया जाता है, आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। इसी तरह से अकाइक इन्फॉर्मेशन क्राइटेरियन मॉडल है, वो भी यूज किया जाता है। डिफरेंट मॉडलिंग के मेथड्स को यूज करके हम टाइम सीरीज को अप्लाइड साइड पे यूज कर रहे होते हैं। आप ये देखें स्टूडेंट्स के हमने टाइम सीरीज में 4 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशंस, साइक्लिकल वेरिएशंस एंड इरेगुलर वेरिएशंस के बारे में। ये एक जो ग्राफ है ये मैंने आपके लिए बनाया हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए कि इस ग्राफ को भी आप रिकॉल करें कि जब मैंने आपको टाइम सीरीज का सेक्शन करवाया था तो मैंने खुद आपको इस ग्राफ को बनाना भी सिखाया था। और अगर आप इनमें इन सारे जो ट्रेंड्स हैं इनको देखना चाहते हैं तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टूडेंट्स ये देखें, मेरे पास डाटा है, क्वार्टरली डाटा है फोरकास्ट सेल्स के लिए। ईयर्स हमें 1 2 3 4 ईयर्स हैं और हर ईयर का क्वार्टरली डाटा गिवन है, यानी कि 4 क्वार्टर्स में 1 ईयर को डिवाइड किया गया है। इसी तरह से हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इन सारी इन्फॉर्मेशन में क्वार्टरली सेल्स थाउजेंड्स में है, यानी 4.8, 4.21 एंड अप टू सो ऑन। कहीं बढ़ रही है, कहीं कम हो रही है। अगर हम इसका टाइम सीरीज का ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो आपको पता है कि हम किस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सेलेक्ट द डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अब इंसर्ट में जाएं, लाइन में प्रेस करें और ये आपने लाइन में प्रेस करके ड्रॉ कर दिया है। अब आप इस तरह से करें कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं
सेलेक्ट डेटा पे जाएं, एडिट करें, बोथ को आपने एडिट कर लिया है, ठीक है। ऐड करने और इसी तरह से अब आप इधर सीरीज को भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख लें। यहाँ पे जो लेबल आपने चार्ट का दिया हुआ है आप वो भी कर सकते हैं। मेनली जो मैं जिस चीज़ को आपको समझाना चाहती हूँ वो क्या है स्टूडेंट, कि अगर आप ये देखें, वो मैंने इधर ग्राफ बना लिया हुआ है और मेरा सिर्फ मकसद है आपको इस ग्राफ के बारे में समझाने का। अगर आप इसको ये देखें कि ये किस तरह से मूवमेंट हो रही है, तो आप ये देख रहे हैं ना कि अगर मैं रफली इसको स्केच करना चाहूँ तो ये लाइक कुछ इस तरह से आ रहे हैं। दीज आर द साइक्लिकल वेरिएशंस, ठीक है। और अगर आप इन वेरिएशंस का वन यानी कि वन कंपोनेंट आपने फाइंड आउट कर लिया कि इसमें साइक्लिकल वेरिएशंस फाइंड आउट कर ली, कि ये जो सेल्स थी हमारे पास कार सेल्स की सारी डिटेल्स आ रही थी, उसको जब हमने ड्रॉ किया तो हमने इस तरह का पैटर्न फाइंड आउट कर लिया। एक ये हो गया। अगर आप ये देखें तो एक आकर लाइन आप खींचे इसके यूं करके इसके साथ बिल्कुल, यानी इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए, तो कुछ इस तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है आपको। मीन्स कि आपने ट्रेंड भी फाइंड आउट कर दिया। इरेगुलरिटी भी है डेटा में, कभी अप्स हैं कभी डाउन्स हैं, अप्स हैं डाउन्स हैं, और इसी तरह से वेरिएशंस है डेटा में। तो जब आप डेटा वैल्यूज देखेंगे, अभी मैं आपके सामने डेटा वैल्यूज को लेकर आती हूँ। ये देखें, अब आप स्टूडेंट्स डेटा वैल्यूज देखते हैं 4.8, 4.1, देन एक्सीड 6, 6.5, फिर डिक्रीज 5.8, 5.2, 6.8, इंक्रीज। इसी तरह से डेटा में रेंडमली इरेगुलर पैटर्न्स शो हो रहे हैं डेटा के, कि कभी इंक्रीज है कभी डिक्रीज है। ये देखें, पहले 5.9 था, फिर एग्जाम से जंप होके 8 हो गया, देन 8.4। इरेगुलरिटी भी है, 4 के 4 कंपोनेंट्स इस डेटा में जो है वो टाइम सीरीज के नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये वो चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको पहले करवा दी हुई हैं, अब सिर्फ मैं उनका थोड़ा थोड़ा सा आपको बता रही हूँ ताकि आप दोबारा से माइंड में रिकॉल कर सकें इन चीज़ों को। इंडेक्स नंबर के बारे में भी हमने सब बड़ी डिटेल से पढ़ा था। आपने सिंपल इंडेक्स नंबर, कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर पढ़े थे। सिंपल इंडेक्स नंबर में हम सिंगल आइटम को डील कर रहे होते हैं। इसी तरह से आपने मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैंने इधर आपके लिए एक डायग्राम के थ्रू बता दिया आपको कि वो किस तरह से आप करेंगे। आप ये देखें कि इंडेक्स नंबर को 2 पार्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड किया जाता है, अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। जो अनवेटेड इंडेक्स नंबर है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर। इसी तरह से वेटेड को भी वेटेड एग्रीगेटिव में और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में डिवाइड किया जाता है। जब हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज़ देखी थी कि उसमें हमारे पास वेट्स उधर इम्पॉर्टेंट नहीं थे और उसमें हमने वेट्स W को यूज़ नहीं किया था। इसी तरह तो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स के मेथड में हमने डिफरेंट एवरेजेस को पढ़ा था, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन को पढ़ा था, लेकिन उसमें W कहीं भी यूज़ नहीं हुआ था। W मीन वेट्स। उसके बाद जब वेट्स हमने इंक्लूड कर दिए तो वेटेड इंडेक्स नंबर में उस सारी चीज़ को डील किया गया था और इन फार्मूलाज को जो कि अनवेटेड के लिए थे उनको वेटेड में कन्वर्ट करके बिल्कुल उन्हीं पैटर्न्स पे डिफाइन किया गया था। स्टूडेंट, थोड़ा सा हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं, कि रिकॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन इज कंसिस्ट ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो आपको पता है कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख दी हैं कि किस तरह से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो बनते हैं। हमारे पास बर्ड्स हैं से डिफरेंट नेम्स हैं। 1921 की जो बर्ड्स में किस तरह से कौन सा एरिया में पैदा हुए हैं, क्या हमारे पास यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आएगा। ये जो है वो सर्टिफिकेट नंबर है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। पूरा प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होता है, जिससे जब हम सर्विस करते हैं डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन लेते हैं, कि जैसे पिछले दिनों में डेंगू जो था वो वायरस इस तरह से फैल गया था, तो उसकी वजह से क्या डेथ्स हो रही हैं, क्या नहीं हो रही, क्या उसकी वजह से डेथ्स हो रही हैं या किसी एरिया में किसी और वजह से भी डेथ्स हैं। अगर ये रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद नहीं होंगे तो हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट नहीं कर सकते।
इसलिए इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये रिकॉर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह से हमारे पास मैरिजेस रिकॉर्ड, मैरिजेस जो भी मैरिजेस होती हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स, आपको पता है कि जो निकाह नामा है उसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है। इसी तरह से सारे रिकॉर्ड्स उसके मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डेथ रिकॉर्ड्स हैं, डेथ्स जो भी डेथ सर्टिफिकेट्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स में डेथ हुई हैं उसी वक्त आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, डेथ सर्टिफिकेट उसको कॉल करते हैं, और डेथ सर्टिफिकेट्स के थ्रू भी सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये छोटी सी ब्रीफ सी डिस्कशन थी अबाउट अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। होपफुली you can take interest in this subject